अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, चलिए चलते हैं आज फिर से बायोटेक्नोलॉजी की क्लास के अंदर। उसमें बायोटेक की क्लास में आपको आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है या इसके स्टेप्स कौन से होते हैं। इसमें पूरा एक अलग से लेक्चर बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है बिकॉज एग्जाम में कई बार इसी को एक क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और आजकल जो कॉम्पिटिशन एग्जाम चल रहे हैं उसमें स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा स्टेप पहले होता है, कौन सा स्टेप बाद में होता है। तो इसीलिए आज जो मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है, अगर आप देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको करना पड़ता है आइडेंटिफाई एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब ये डीएनए कौन सा होना चाहिए, आपका डिजायर्ड डीएनए, जो कि आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया है कि आपको कौन सा चाहिए। मींस आपको कोई भी पर्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस कराना है या आपको कोई प्रोटीन बनवानी है, कौन सा डीएनए आपको चाहिए ये आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो। ये आइडेंटिफिकेशन के बाद आप क्या करते हो, उस डीएनए को आइसोलेट करते हो। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए आप या तो उसको किसी सेल से एक्सट्रैक्ट करिए जहां से आपको लेना है, या आप जीनोमिक लाइब्रेरी, सी डीएनए लाइब्रेरीज वहां से भी इसको ले सकते हैं। जब आइडेंटिफाई हो गया, मतलब आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनवाना है, वो प्रोडक्ट को बनाने वाली जीन को आपको लेना है, तो वो आइडेंटिफिकेशन। देन आइसोलेशन। जब भी आइसोलेशन की बात आती है तो आइसोलेशन में क्या किया जाता है, सेल को ब्रेक डाउन करा के उसके अंदर से न्यूक्लिक एसिड को निकाला जाता है, और न्यूक्लिक एसिड में कौन सा, डीएनए। तो आइसोलेशन के टाइम इसमें क्या डाल देंगे, मान लीजिए अगर वो बैक्टीरियल सेल है तो उसके अंदर सेल वॉल होगी, तो उसको ब्रेक करने के लिए आपने डाल दिया लाइसोजाइम। या वो फंगस सेल है, फंगस सेल है तो बैक्टीरिया, फंगस सेल है तो वो क्या करोगे आप, फंगस है तो उसकी सेल वॉल जो काइटिन की बनी रहेगी तो आप काइटिनेज डाल दोगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब एंजाइम्स के नाम है, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि काइटिनेज फंगस के लिए यूज कर लेंगे। अब वो प्लांट सेल है मान लीजिए, उससे आपको डीएनए निकालना है, तो प्लांट सेल के अंदर आप डाल दोगे सेल्यूलेज। अब यहाँ पर जिन्होंने मेरी प्लांट सेल वाली क्लास देखी होगी उनको पता होगा कि प्लांट सेल की सेल वॉल किसके बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, सेल्यूलेज। सेल्यूलेज एंजाइम को डाला। अब आपको अगर वहां से आरएनए हटाने हैं तो आप आरएनए हटाने के लिए क्या करोगे, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड डालोगे। ये सारे एंजाइम्स आप जब डालते जाओगे तो जो पर्टिकुलर चीज आपको हटानी है, आपको प्रोटीन हटानी है उस सेल से, तो आप वहां क्या डाल दोगे, प्रोटीजेस। तो ये एक ही एंजाइम जब आप उसमें डाल के उसका जो अनएसेंशियल पार्ट है या नॉन एसेंशियल पार्ट है उसको आप रिमूव कर दोगे, और आपको क्या चाहिए, मेनली आपका डीएनए चाहिए। तो वो डीएनए करने के लिए आप क्या करोगे, चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं। चिल्ड इथेनॉल का यूज इसलिए किया जाता है कि चिल्ड इथेनॉल से जो डीएनए को गेट करने की यील्ड है या डीएनए की जो यील्ड है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई क्वालिटी का, बहुत एफिशिएंट डीएनए आपको वहां से मिल जाता है, मतलब उसकी ब्रेकिंग जो होती है वो कम होती है। तो इसीलिए चिल्ड इथेनॉल को यूज किया जाता है। और चिल्ड इथेनॉल इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि आप गर्म करोगे या ज्यादा टेम्परेचर वाला करोगे तो डीएनए के अंदर जो बॉन्ड्स है उसको ब्रेक होने का डर रहेगा। तो आप कैसा इथेनॉल यूज करते हो, चिल्ड इथेनॉल यूज करते हैं। तो इस तरह से डीएनए का जो है वो प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। मान लीजिए ये कोई आपकी वाइल है जिसमें आपने डीएनए का कर रहे हो, तो यहाँ इस तरह से डीएनए आ जाएगा। इसका मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ, साइड में देखते जाइए। ये देखिए, ये जो पिक है इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली जो डीएनए दिख रहा है प्रेसिपिटेटेड हुआ हुआ। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है आइसोलेशन का, ठीक है। अब जैसे ही आइसोलेशन कर लिया है उसके बाद आपको क्या करना है, उस डीएनए को कट करना होता है। क्या करना होता है, कटिंग, कटिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए। और ये कटिंग है करने के लिए मैंने पूरा एक मॉलिक्यूलर सीजर पे एक लेक्चर बनाया था, आपको याद हो तो। कट डीएनए को कट करने के लिए कौन से एंजाइम को आप यूज करते हो, रेस्ट्रिक्शन, याद आया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज। और इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है, कि हेल्प से आप क्या कर रहे हो, डीएनए को कट डाउन कर देते हो। जब डीएनए के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, मान लीजिए ये आपका कोई डीएनए था, इसको आपने कट करने के लिए इसमें क्या डाल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इस डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और खास बात है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप अपना डिजायर्ड डीएनए काटते हो, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपको वेक्टर्स भी कट करने होते हैं। क्योंकि आपको मैंने वेक्टर पढ़ाया, तो वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्या करते हैं, आपके डिजायर्ड डीएनए को कैरी करने का काम करते हैं, यानी होस्ट के अंदर ले जाने का काम करते हैं। तो वहां पर आपको अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए वहां पर आपको इसके जैसे जैसे कटिंग्स चाहिए ना। मींस आप बचपन में एक गेम खेलते थे, उसमें क्या होता था, एक इस तरह का बॉक्स होता था, उस दूसरे उसको इस तरह से बॉक्स में जोड़ते थे, फिर जिसका शेप ऐसा होता था वहां पर वैसा इस तरह का शेप वाला डब्बा जुड़ता था। तो आपको कटिंग किए हुए पार्टिकल्स भी वैसे चाहिए ना, जिससे आपस में उनको जोड़ा जा सके। तो टू गेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स वी कट बोथ द डिजायर्ड डीएनए एज वेल एज वेक्टर विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेम रेस्ट्रिक्शन, मतलब आप इको R1 से काट रहे हो आपके डिजायर्ड डीएनए को, तो आप अपने वेक्टर को भी किससे काटोगे, इको R1 से काटोगे, ताकि आपको यहाँ पर क्या मिले, कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स मिले, ताकि आप इसको इससे इजीली जोड़ सको। आपको लाइगेट्स करना है ना, लाइगेट करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंड चाहिए, तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इनको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। अब आप चाहो तो यहाँ पर इन जो फ्रेगमेंट्स बने हैं इनको आपको सेपरेट करना है कि आपको सिमिलर पर्टिकुलर साइज के चाहिए, तो यहाँ पर एक और प्रोसीजर हो सकती है, उसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं उसे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्जैक्टली क्या होता है, इस तरह का एक जेल यूनिट होती है जिसका एक एंड होता है पॉजिटिव और एक एंड होता है नेगेटिव। और डीएनए खुद कैसा होता है, डीएनए खुद नेगेटिव होता है, तो वो क्या करता है, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है। इस तरह से वो मूव किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं और इलेक्ट्रोड को वायर से यहाँ कनेक्ट किया हुआ है और इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। तो डीएनए खुद कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसको डीएनए को डाल देते हैं। यहाँ वाइल्स बनी रहती है, छोटी छोटी कॉम की हेल्प से यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई जाती है और वहां पर डीएनए को लोड कर दिया जाता है, मतलब डीएनए को वहां छोड़ दिया जाता है। तो अब डीएनए क्या करता है, मूव करता है, अंदर अगार सॉल्यूशन वगैरह भरा रहता है, अगार सॉल्यूशन वगैरह, तो उसके हेल्प से वो क्या करता है, आगे मूव कर रहा है। और इस तरह से डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो जो हल्के होते हैं वो आगे आगे और बहुत ज्यादा बड़े बड़े से थे वो पीछे रह जाते हैं। इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को हेल्प भी, डीएनए को सेपरेट भी कराया जाता है। वैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो मैं उस पर भी फ्यूचर में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है क्योंकि आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी एक्सप्लेन करनी है, तो वहां पे आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पता होना चाहिए। इट इज यूज्ड टू सेपरेट डीएनए, ठीक है। तो आपको कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो सेपरेशन ऑफ डीएनए या सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपने डीएनए सेपरेट कर दिया और अब आपको क्या करना है, आपका जो वेक्टर है वहां पर आपको क्या डालना है, आपका डीएनए डालना है। तो अब कई बुक में डायरेक्ट ये भी दे रखा होता है कि उसको एम्पलीफाई करो, या कई बुक में डायरेक्ट ऐसा दे रखा है जिसे आपने आइसोलेट कर लिया, फिर आपने कटिंग कर ली। अब कटिंग के बाद सेपरेशन भी कर लिया साथ साथ में, या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। सेपरेशन के बाद कई बुक में सीधा दे रखा है यहाँ पे एम्पलीफिकेशन, एनसीईआरटी की बुक भी अगर आप देखेंगे एम्पलीफिकेशन, और कई बुक में यहाँ पर बीच में एक और प्रोसीजर्स दे रखे हैं, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी आपको कौन सा वेक्टर यूज करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको प्लाज्मिड करना है, बैक्टीरियोफेज करना है, कॉस्मिड करना है, टीआई प्लाज्मिड करना है, आरआई प्लाज्मिड करना है, यैक करना है, बैक करना है, मैक करना है, ये सारे वेक्टर्स भी मैं अपने बायोटेक्नोलॉजी के जो सेकंड वाला लेक्चर था उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप वेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो आपका डीएनए है आपको वेक्टर के साथ, यानी एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये भी आप कर सकते हैं। तो अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा, जब भी वेक्टर के साथ अपने डिजायर्ड डीएनए को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जब आपको ये अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए कुछ इस तरह का होता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि आपका जो डिजायर्ड डीएनए वो इस तरह से आपने इसमें डाल दिया है और ये आपका नीचे वाला वेक्टर है, तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको मिल गया। अब कई बुक में कैसा दे रखा है, एम्पलीफिकेशन की बात कह रखी है। अब ये जो एम्पलीफिकेशन होता है इसका मतलब होता है बहुत सारी कॉपीज बना देना। अब ये कॉपीज बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, आपने देखा होगा, देखो सीआईडी वगैरह में कई बार दिखाते हैं कि छोटा सा उसका नेल पड़ा था या उसका छोटा बाल पड़ा था या ब्लड डॉट पड़ा था,
तो वो इतना सा अमाउंट होता है, तो उसमें से बहुत कम डीएनए निकलेगा। अब उसकी जो हैंडलिंग होती है, मीन्स आपको लैब में जब उसको यूज करना होता है तो उसकी हैंडलिंग बहुत भारी हो जाती है, मतलब टफ हो जाती है। तो आपको बहुत सारी कॉपीज चाहिए ताकि क्या हो, डिस्टर्बेंस ना हो एक्सपेरिमेंट के बीच में। तो बहुत सारी कॉपीज जनरेट करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है एम्प्लीफिकेशन के लिए, वो होता है पीसीआर। इस पीसीआर को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है, इसमें क्या करते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है डीनेचुरेशन। इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया जाता है, मींस ऐसे थे तो उनको अलग कर दिया। देखो सेकंड जो मेथड होता है इसमें होता है एनिलिंग। इसमें क्या किया जाता है, इनके साथ प्राइमर्स जोड़ दिए जाते हैं, ये कुछ इस तरह से। अब ये प्राइमर्स लगवा दिए। फिर थर्ड स्टेप जो होता है इसमें होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, अब ये जो बना हुआ था अब ये आगे बढ़ेगा, यानी इस तरह से कुछ इसका स्ट्रैंड बन गया। मतलब पहला स्टेप हो गया डीनेचुरेशन, डीएनए के स्ट्रैंड अलग कर देते हैं, फिर प्राइमर जोड़ देते हैं। प्राइमर जो होते हैं ये डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होती है एंड शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब इनको एक्सटेंड कर दिया, यानी सेम कॉपी, मतलब एक डीएनए था उससे 2 बन गई, और ऐसे करके टोटल 30 साइकिल्स होते हैं। और 30 साइकिल के बाद नियर अबाउट 1 बिलियंस ऑफ डीएनए कॉपीज बनती है, क्योंकि हर साइकिल में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मींस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से होता है। तो ये बहुत सारे अमाउंट में डीएनए आपके पास आ गया। जब एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, तो एम्प्लीफिकेशन हो गया, आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एम्प्लीफाइड पोर्शन प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या करोगे, ट्रांसफर इनटू द सुटेबल होस्ट। अब आप जब सुटेबल होस्ट में ट्रांसफर करते हो तो यहां पर भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डलवाना है, तो आप क्या करोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइस कोल्ड पोर्शन पर रख दोगे। अब ये कोई आइस कोल्ड पोर्शन था और यहां पर आपने डीएनए को रखा है, और बैक्टीरिया को आपने क्या दिया, हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया। कौन सा ट्रीटमेंट दिया, हीट शॉक। उससे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की जो सेल होगी वहां पर पोर्स बन जाते हैं, ये इस तरह से वहां पर पोर्स बन जाएंगे, और फिर हाथों हाथ उसको यहाँ पर आइस कोल्ड डीएनए के साथ रख दिया। तो जैसे ही आपने आइस कोल्ड डीएनए के साथ इसको रखा है, तो ये डीएनए क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ एंटर करेगा। तो ये जो मेथड होता है इसे हीट शॉक या चिल्ड ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। इस तरह से आपने डीएनए को डाल दिया। सेकेंड मेथड आप क्या कर सकते हो, एक आप कर सकते हो माइक्रो इंजेक्शन। मान लीजिए आपको किसी प्लांट सेल के अंदर डीएनए डालना है, तो आप माइक्रो इंजेक्शन मेथड को यूज करते हो। अब इस माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या किया जाता है, ये जो सेल होती है इसके डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर एक पतली सी माइक्रो पिपेट्स होती है, उसकी हेल्प से डीएनए को डाल दिया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड में इस तरह से डीएनए को डाला जाता है। नेक्स्ट एक और मेथड होता है, वो आप यूज कर सकते हो, वो हो जाएगा बायोलिस्टिक या जीन गन। अब देखो गन की बात अगर आ रही है तो आपको क्लियर है ना, एकदम यानी बहुत फास्ट कोई चीज आ रही है। तो जीन गन जो होती है या बायो गन जो होती है, उसमें क्या किया जाता है, गोल्ड के पार्टिकल या टंगस्टन के पार्टिकल के ऊपर डीएनए को लपेट देते हैं, और लपेट कर फिर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ये पिपेट है और यहाँ पर आपका डीएनए है, और यहाँ से फास्ट बॉम्बार्डमेंट कराई जाएगी। और आपको पता है जोर से अगर मैं कोई भी चीज आपकी तरफ फेंकूंगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर लगेगी ना। वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी सीरियस देखे हो तो तीर लगाते थे, तो तीर लगाते थे जोर से दूर से फेंकते थे तो वो एकदम बॉडी के अंदर चला जाता था। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, जीन गन की हेल्प से जो गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स हैं उनको तेज वेलोसिटी के साथ जब सेल के ऊपर छोड़ा जाता है, तो ये सीधा कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाता है। इस तरह से हो जाता है। और एक डिसआर्म वेक्टर भी होते हैं, आपकी बुकों में कई बार देखा होगा। डिसआर्म वेक्टर जो होते हैं, इनमें क्या हो जाता है, डिसआर्म पैथोजेनिक वेक्टर। ये डिसआर्म पैथोजेनिक वेक्टर क्या करते हैं, ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, और इन्फेक्ट करके अपना जो डीएनए है उसमें डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस बताया था आपको वेक्टर, उसमें क्या हो रहा होता है जो टी डीएनए होता है उसके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जोड़ दिया जाता है, और उसकी हेल्प से वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ चला जाएगा, प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये कुछ तरीके से आप क्या कर सकते हो, होस्ट सेल में अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अब आपको पता है कि हमने वेक्टर्स जब पढ़े थे तो हमने एक बात पढ़ी थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि कुछ मार्कर जीन्स होती है। क्या होती है, मार्कर जीन्स होती है, ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्स। यहां पर आपको
आइडेंटिफाई करना है, किसको करना है, ट्रांसफॉर्म्स को। तो यहाँ पर कौन आपकी हेल्प करेगा, यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा मार्कर जीन। ये मार्कर जीन कौन सी हो सकती है, या ये तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हो सकती है। मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ऐसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी होती है। एक लैक करके बनती है जिसमें पफ करके जो वेक्टर्स होते हैं ना, उनके अंदर जो लैक्टोज वाला पार्टीशन जब डाला जाता है तो वहां पर ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के थ्रू डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया है या नहीं है, सेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ये मार्कर जीन काम कैसे करती है, जब आपने अपने वेक्टर के अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया था तो उस वेक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट थी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन थी। अब वो जब होस्ट के अंदर चला गया, मान लीजिए ये कोई इकोलाई है या ये कोई बैक्टीरिया है जिसके अंदर आपने अपनी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया है। अब ये बैक्टीरिया जो है, और ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो जब इनको एम्फिसिलिन वाले मीडियम पर ग्रो कराया जाएगा, यानी एक प्लेट बना के एम्फिसिलिन डाल के वहां पर इन बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाएगा, तो जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है सिर्फ वही ग्रो करेंगे, बाकी सारे ग्रो नहीं करेंगे। इस तरह से मार्कर जीन्स काम करती है। तो जब ये ग्रो कर गया तो आपको पता चल गया इसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है, इसको यहाँ से उठा लो, इस बैक्टीरिया को यहाँ से आपने ले लिया, अब इस बैक्टीरिया का आपने फ्यूचर में क्या करा दिया, कल्चर करा दिया, बहुत सारे इसकी कॉपीज बना दी। अब ये जो वेक्टर होगा अंदर चला गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेकर, ये होस्ट के अंदर बहुत सारी इसकी कॉपीज बनती रहती है, क्योंकि वेक्टर आपने पढ़ा था इसके अंदर क्लोनिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। वेक्टर अपने आप को क्लोन करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अगली जनरेशन में भी क्या करेगा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल देगा, और जब बैक्टीरिया अगली जनरेशन में भी अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देगा, ये कोई भी सेल भी हो सकती है नॉर्मल जिसके अंदर आपने ट्रांसफॉर्मेशन कराया है, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। अब मान लीजिए आपने कोई प्रोटीन बनवाई थी इसके साथ, तो वो प्रोटीन क्या करेगी, बहुत सारी क्वांटिटी में बैक्टीरिया प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। इसके लिए यहाँ पर क्या यूज किए जाते हैं, बायोरिएक्टर्स जो होते हैं, बायोरिएक्टर्स वहां यूज किए जाते हैं। बायोरिएक्टर्स किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ कुछ इस तरह से स्टीरिंग होता रहता है, घूमता रहता है मीडियम, एक तरफ से फ्रेश मीडियम डाला जाता है, एक तरफ से यूज्ड मीडियम निकाल दिया जाता है। यहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए कंटिन्यूस किया जाता है। यहाँ पर उसकी पीएच चेक करते रहते हैं, टेम्परेचर चेक करते रहते हैं, एयर बराबर मिल रही है ये चेक करते रहते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पता है कैसी प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो स्टेराइल कंडीशन में होती है, या इन विट्रो कह सकते हैं आप। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इन विट्रो का मतलब क्या होता है, इन विट्रो का मतलब होता है इन द लेबोरेटरी। तो आजकल जो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह ये सब भी हो रहा है ना, ये सब भी इन विट्रो कंडीशंस में किया जाता है। इन विट्रो का मतलब होता है इन द लैब, और इन विवो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द लैब, यानी नेचर के अंदर। जब ये टैंक्स के अंदर आपकी बैक्टीरिया कंटिन्यूस ग्रो कर लेगा, तो उन बैक्टीरिया को वहां से हटाकर उनसे जो डिजायर्ड प्रोटीन वगैरह है या डिजायर्ड प्रोडक्ट है, आपने मान लीजिए कोई वैक्सीन बनवाई थी या कोई हार्मोन बनवाया था, इंसुलिन बनवाया, तो उसमें उसको क्या कराया आपने, वहां से एक्सट्रैक्ट करके आप उसको यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। हर एक बुक में आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी को अगर देखोगे तो एनसीईआरटी 5 स्टेप्स ही फॉलो करती है। उसमें पहले आइसोलेट कर दिया, कटिंग कर दी, फिर एम्प्लीफिकेशन कर दिया, इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट कर दिया, और सीधा एक्सप्रेशन कर दिया वहां पे। और जो आरबीएससी बोर्ड्स वगैरह की बुक है देखोगे आप, तो वहां पर यहाँ पर जो स्टेप है उसमें ये सिलेक्शन ऑफ फैक्टर एंड फॉर्मेशन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये अलग से वहां पर दिख जाएगा आपको। तो मेन जो है बेसिक स्टेप्स है यही है। अब आपको वहां एग्जाम में किस तरह से स्टेप्स दे रखे हैं वो आपको देख के एनालिसिस करना है कि आपको कैसे टिक करना है। सबसे पहले आपको वहां से निकालना है डीएनए अपनी सेल से, वहां निकाल के उसको क्या करना है, कट करना है, होस्ट के वेक्टर के अंदर डालना है। वेक्टर को कहाँ डालना है, होस्ट के अंदर, और होस्ट के अंदर वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस करेगा। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, वो आप देख लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने कहा है वो, ठीक है। इससे आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्लियर करने के बाद मैं आपको एक सिर्फ हल्का सा एक ओवरव्यू और बता देती हूँ, आपको कहीं कंफ्यूजन हो या माइंड में ये सेट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और
डिस्कस कर लेते हैं। यानी कुछ आइसोलेट किया, कट किया, कट प्लस वेक्टर, वेक्टर के साथ जोड़ा इनटू होस्ट, अब होस्ट में डाल दिया, चेक ट्रांसफॉर्म, ये कितने ट्रांसफॉर्म हुए थे, यानी किस किस के अंदर डीएनए चला गया है ये चेक करना है। इसको बोलते हैं, इसको किसके हेल्प से कर सकते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से, यानी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस या बायोल्यूमिनेसेंस के थ्रू भी आप कर सकते हो। कुछ कुछ ऐसे वेक्टर्स भी होते हैं, जैसे लुसिफरेज की अगर मैं बात करूं तो ये एक बायोल्यूमिनेसेंट वेक्टर है जहां पर चमकता है प्रोडक्ट कि उसमें डीएनए चला गया है। फिर चेक कर दिया, फिर होस्ट में वो एक्सप्रेस हुआ। तो ये जो 4 शब्द है ना, ये आपको माइंड में फिट कर लेने हैं, ठीक है। अब कहीं भी किसी एग्जाम में अगर आपको स्टेप्स में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कहाँ क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल बायोदेवी रिंकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपको नॉलेजेबल लगा है तो आप डेफिनेटली लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाय बाय।